नमस्कार साथियों। आज हमारे स्टूडियो में राजस्थानी भाषा के जाने माने साहित्यकार, लेखक और कवि सरदार रूप सिंह जी हमारे सम्मुख आए हुए हैं और इनका स्वागत करते हैं हम अपने स्टूडियो में। नमस्कार रूप सिंह जी। नमस्कार जी। आपको और आपके चैनल रिपब्लिक मीडिया के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और राम राम। रूप सिंह जी, सबसे पहले अपन राजस्थानी पर ही बात करते हैं। आप सरदार हो और राजस्थानी भाषा ही आपने क्यों चुनी, या राजस्थानी भाषा में ही अपने जो प्रोफेशन को या शौक को लेके गई? जी, मेरा जन्म राजस्थान में हुआ तो मैं राजस्थानी हूँ। पंजाबी तो मेरी मातृभाषा है या पहरावा है, तो हूँ तो मैं राजस्थान का। और राजस्थानी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है, बहुत बड़ी भाषा है। 15 करोड़ लोगों की भाषा है। 15 करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले देश विदेश में रहते हैं और बड़े ग्रंथ हैं इसके। पर्यायवाची शब्दों का तो भंडार है ये राजस्थानी भाषा। एक एक चीज के 60 70 नाम इसी भाषा में मिलेंगे। मैंने जो अपनाई तो मेरा संयोगवश नौकरी का जो स्थानांतरण था या पदस्थापन था वो पल्लू की साइड में इस प्रकार के इधर के गांवों में हुआ। तो वहाँ कोई पंजाबी बोलने वाला नहीं था और मैं संगरिया के पास मोरजंड सी खान गांव है मेरा, मैं वहाँ का रहने वाला। तो भाषा की बड़ी समस्या बनी। फिर मैंने प्रयास करके राजस्थानी भाषा सीखी और इसमें किताबें भी लिखी। फिर मैं इसमें बोलने भी लगा। इसमें कवि के रूप में मेरे को पहचान राजस्थानी भाषा ने दिलवाई है। आप किस डिपार्टमेंट में थे सर? मैं शिक्षा विभाग में था, अध्यापक था जी। तो अभी आप सेवानिवृत्त हूँ जी। सेवानिवृत्त हूँ, ठीक है। तो गुरु जी ये बताइए रूप सिंह जी कि राजस्थानी भाषा को मान्यता, पहले तो अपन राजस्थानी भाषा पे बात करते हैं, आपके प्रोफेशन पे तो बाद में करेंगे। तो राजस्थानी भाषा को मान्यता कैसे मिलेगी? पहली बात तो लोगों को जी इसके महत्व का पता नहीं है, आम जन को पता नहीं है। अगर पंजाब में नौकरी लेनी होगी ना तो जी 10वीं में अनिवार्य विषय के रूप में पंजाबी होगी तभी नौकरी मिलेगी। मार्कशीट में अगर पंजाबी लिखी है अनिवार्य विषय, कम से कम अनिवार्य विषय, तो वहाँ उसको नौकरी मिलेगी। गुजरात में जिसके पास गुजराती है उसको मिलेगी। लेकिन राजस्थान में ये बाढ़ खुली है, कोई भी आके चढ़ जाता है यहाँ क्योंकि अनिवार्य विषय राजस्थानी है नहीं। यहाँ नहीं है अनिवार्य, है अनिवार्य रखी नहीं है इसको। देखिए, हमारे राजस्थान के जो विधायक जीतते हैं विधानसभा में जाके, अगर वो अपनी मातृभाषा में शपथ ग्रहण करना चाहे तो नहीं हो सकती। राजस्थानी को मान्यता ही नहीं है संविधान की। राजस्थान में राजस्थानी का कहने का मतलब अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब भी वो तीसरी भाषा में खुला है, भी आप कोई भी भर सकते हो। बिल्कुल। और हमारे यहाँ के बच्चे ऊंची जो पद होते हैं IAS के हैं और कोई और उसके समकक्ष जो जितने भी पद हैं, उनकी परीक्षा अगर देनी है तो उनके लिए विकल्प निकलते हैं कि आप कन्नड़ में दे सकते हो, तमिल में दे सकते हो, तेलुगु में दे सकते हो, लेकिन राजस्थानी में परीक्षा नहीं दे सकते। तो ये जनचेतना नहीं है जी। हमारे राजनीतिक तौर पर अगर प्रयास किए जाएं, 25 MP दिल्ली जाते हैं, 200 हमारे MLA हैं, अगर ये पूरे के पूरे जोर लगा दें कि राजस्थानी को मान्यता दी जाए तो मिल सकती है। लेकिन अड़िक्का लग जाता है कि कौन सी राजस्थानी। राजस्थानी मारवाड़ी भी राजस्थानी है, जो जोधपुर साइड में बोली जाती है। बीकानेर से आगे मारवाड़ी बोलते हैं। जयपुर की साइड में शेखावटी बोलते हैं, उससे आगे हड़ौती है। तो इस अच्छा, राजस्थानी भी अलग अलग भाषा है। पंजाबी में भी है ऐसी। अच्छा। तो हम लोग ये कहते हैं आप तो सिर्फ राजस्थानी को मान्यता ले लो, संविधान की 8वीं सूची में इसका नाम दर्ज करवा दो, बाकी अपने आप होता रहेगा। और ये ऐसा है जी, अगर मान्यता मिल जाती है तो पाठ्यक्रम भी लागू होगा। स्कूलों में राजस्थानी, कॉलेजों में राजस्थानी पढ़ाई जाएगी। उसके लिए कितने अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी, राजस्थान के कितने बच्चों को नौकरी मिलेगी राजस्थानी पढ़ाने वालों की। तो अभी तक ये टेट का सवाल नहीं, ये पेट का सवाल है। अगर राजस्थानी को मान्यता मिलेगी तो ये सिर्फ साहित्य की और बोलने की बात नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। हम लोग तो ये मसला उठाते रहते हैं। और मुझे लोग कहते हैं कि तू तो यार पंजाबी है। दिल्ली में हमने जंतर मंतर पर धरना दिया राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए। तो वहाँ पत्रकार लोगों ने मेरे को पूछा कि आपका क्या मतलब है, आप तो पंजाब के लगते हो। हाँ, तो मैंने कहा यही तो मैंने वो सवाल आपसे पूछा जी। तो हमने कहा ये हमारा मसला
है जी, हमारे पेट के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के वजूद के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे इस भाषा के साथ, इसलिए मान्यता मिलना जरूरी है। और देखिए विडम्बना के 20-25 लाख लोग कोंकणी भाषा है, कोंकणी अपने यहाँ गोवा साइड में बोली जाती है, उसको मानता है। नेपाली भाषा है, वो विदेशी भाषा अपने देश की नहीं है, लेकिन उसको भारत के संविधान में मान्यता है, लेकिन 15 करोड़ लोगों की भाषा को भी मान्यता नहीं। ये विडम्बना है, बड़े अफसोस की बात है जी ये तो रूप सिंह जी, आप साहित्यकार भी हो, कवि भी हो, लेखक भी हो, और ज़्यादा किस पर लिखते हो आप या किस पर बोलते हो? मैं राजस्थानी में ज़्यादा लिखता हूँ, और वो भी हास्य और व्यंग्य लिखता हूँ। अच्छा, हास्य रस चुना आपने? हास्य रस। 9 रसों में हास्य रस ही क्यों चुना आपने? आप ये देखिए जी, हास्य, आजकल लोग टेंशन से भरे हुए हैं। अच्छा। हर कोई चाहता है कि किसी तरह से ये 2.5 इंची मुस्कान हो जाए, चेहरे पर आ जाए, मुस्कान किस तरह से आ जाए। हम ये इसको पुण्य के साथ जोड़ते हैं जी, हमने पुण्य का काम कर लिया, घर से मस्जिद दूर है तो चलो यूं करते हैं, किसी रोते हुए को हंसाते हैं, बस वो काम कवि लोग करते हैं। तो हास्य रस कवि सम्मेलन में आप जाके सुनिए, वीर रस भी पसंद किया जाता है, श्रृंगार रस भी पसंद किया जाता है, लेकिन हास्य इसलिए पसंद किया जाता है कि सभी लोग वहाँ सुनने के लिए आते हैं ना जी, तो अपनी टेंशन को दूर करने के लिए आते हैं। अगर अपनी गंभीर चीजें उनको सुना देंगी, वो तो और टेंशन लेके चले जाएंगे। टेंशन पहले है, और हास्य सब जगह बिकता है, और हास्य के जो कवि हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। कभी ऐसा कोई आपको श्रोता मिला है कि वो हंसा ही ना हो, बहुत ज्यादा सीरियस हो? होते होंगे जी ऐसे, कुछ श्रोताओं को दूर बैठे होते हैं ना, उनकी इतनी पहचान होती नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा टेंशन में है, जो कोई बोला बह रहा है जिसको सुनता ही नहीं है, वो तो नहीं हंसेगा, वो तो नहीं हंसेगा, वो नहीं हंसेगा। लेकिन बाकी जिन पर हम सुनाते हैं, जैसे सामने मंत्री जी बैठे हैं, अधिकारी कलेक्टर साहब बैठे हैं, अगर उन पर भी कोई चीज सुना दी तो वो भी हंसते हैं। वो सबको पसंद आता है जी हास्य, तो आजकल घरों में भी है ये स्थिति, घर में भी है, वो औरतें बैठी होती हैं तो वो हंसती हैं जी, खूब ताली बजा के हंसती हैं। तो मैं तो यही कहा करता हूँ कि आप घर में भी ऐसी हंसा करो, सही है जी, शांति रहेगी, शांति रहेगी। तो गुरु जी, अपन थोड़ा सा पीछे चले बचपन की तरफ। तो आपका बचपन कैसे बीता? सुनने में आया है कि आपके पिताजी ने आपको पढ़ने से हटा लिया था। बिल्कुल आया है। मेरा गांव है जी संगरी तहसील में मोरजंड सीखा। घर में इतनी तंगी, इतनी गरीबी होती थी कि 8वीं तक तो जैसे तैसे करके मैं पढ़ गया, गांव के अंदर स्कूल था, लेकिन आगे संगरिया पढ़ने के लिए घर वालों ने बिल्कुल मेरे को जवाब दे दिया था, और 8 साल तक मैं यूं ही इधर उधर गीत गाने ही लिखता रहा, घर के काम में रहा और मजदूरी नौकरी भी करी, लेकिन कहीं पढ़ाई की लगन कोई माथे में लिखी हुई थी किस्मत में। फिर आगे मैंने 3 विषयों में MA कर लिया, B.Ed कर ली, अध्यापक लगा, फिर जीवन सुखमय हो गया, फिर मौका मिल गया। रोजगार अगर साथ में है ना जी, फिर शौक भी पूरे जल्दी होते हैं। पूरे जल्दी होते हैं जी। हाँ, फिर तो कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ, बाकी अभावों ने सिखाया बहुत कुछ। हाँ जी। अगर सोने का चम्मच मुंह में लेके जन्म हुआ होता ना जी, तो शायद इस मुकाम पर। लोग तो एक विषय में MA करते हैं, आपने 3 में क्यों की? क्या कारण? आनंद आता है। अच्छा, पढ़ाई का फिर मजा आने लग गया। फिर जितना कहने का मतलब आपको दूर किया गया था, उतना आप उसके अंदर चले गए जी। हाँ जी, है ना। आपने कहा वो जो कमी है वो पूरी करनी। फिर वो बोझ तो रहती नहीं पढ़ाई। हाँ जी। जब उसमें आनंद आने लग जाए, वो अपने उसके साथ सेटिंग बिठा लें पढ़ाई के साथ। पहले मैंने हिंदी में किया, फिर सोशियोलॉजी में किया, फिर पॉलिटिकल साइंस में किया। ये चीज़ें बड़ी काम आई बाद में जीवन में। तो राजस्थानी बागड़ी में भी आप बोलते हो या सिर्फ? ज़्यादातर बागड़ी में ही बोलता हूँ। ये जो स्थानीय भाषा है ना जी, अपने इस एरिया में जो बोली जाती है, हनुमानगढ़ जिले में मान लो बोली जाती है, गंगानगर जिले में बोली जाती है, सरसा हिसार में बोली जाती है, इसको बागड़ी बोलते हैं। पुराने टाइम में जब रियासत काल था, तब हनुमानगढ़ एक सीमा थी, इससे उत्तर दिशा में अंग्रेजी राज था, अंग्रेजों का राज, और हनुमानगढ़ से इधर ये रियासत काल था। जय जंगलदर बादशाह, यहाँ नारा लगाते थे, एक दूसरे से मिलते, जैसे नमस्कार राम राम करते ना, तो एक दूसरे को जय जंगलदर बादशाह बोलते थे। बीकानेर के राजा को उपाधि थी जंगलदर बादशाह। तो इस एरिया को, क्योंकि यहाँ टीले थे, बरानी एरिया था, ये घग्गर एक सीमा थी, बस घग्गर का जो दक्षिणी सिरा था, इस तरफ टिब्बे वगैरह, इसको लोग बागड़ बोलते थे। जंगल का एक पर्यायवाची शब्द है बागड़। जंगल में, जंगल के लिए वन भी है, जंगल के लिए अरण्य है, जंगल के लिए बागड़ भी है। तो पंजाब के लोग
इधर के लोगों को बागड़ी कहते हैं, अरे बिल्ले जैसे हैं, जंगली लोग हैं, बागड़ी जानवर हैं। तो इस तरह से अपने को इधर कहते थे, अपनी भाषा को बागड़ी कहने लग गए। मोटा खाना मोटा पहनना इधर के लोगों का शगुल था, तो वो लोग इधर पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये बागड़ी एरिया हो गया। यहाँ की जो भाषा है वो स्पेशली होगी थोड़ी सी। राजस्थान में अगर दूसरे जिलों में जाकर के देखें, उनका ट्यून अलग है, अपने यहाँ वालों का थोड़ा सा लठमार सा ट्यून है, ये अलग प्रकार का है। तो राजस्थानी का जो लहजा है ना जी, ये अपना ही स्पेशली है कुछ जिलों में। तो ये बागड़ी है, बागड़ी में ही मैं ज़्यादातर बोलता हूँ। आप विदेशों में भी गए हो, काफ़ी विदेशों में, ठीक है जी, तो वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? जहाँ जहाँ राजस्थानी लोग रहते हैं, जैसे अरब देश हैं या पूर्व में देश हैं, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, तो ये देश जो हैं, हांगकांग है, इसमें बहुत मारवाड़ी बैठे हैं, राजस्थानी बहुत बैठे हैं। तो वो होली दिवाली पर अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहते हैं। अपने देश में भी बड़े शहर जैसे कलकत्ता है, बेंगलोर है, विजयवाड़ा है, बम्बई है, मद्रास है, बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग नेपाल में बड़े लोग राजस्थानी रहते हैं। तो वो फिर अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ की सौंधी मिट्टी की महक लेकर के कभी आए और वो हमें सुनाए। तो वो मेरे को जरूर बुलाते हैं, यार वो सरदार जी को बुलाओ जो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो इसलिए मेरा नंबर आ जाता है, बुलाते हैं, तो लगभग साल भर में एक गेड़ा लग ही जाता है जी। सर, समाज पे बात करेंगे। समाज में बहुत कुरीतियाँ फैल रही हैं कि जी, जैसे कि बाल विवाह की है, और शादी के बाद दहेज हत्या की हो गई, ठीक है जी, और आजकल बहुत जल्दी लड़कियों की तलाक हो रही हैं। तो इसमें आप क्या कारण मानते हैं कि एजुकेशन या मोबाइल या कोई पारिवारिक कमी, क्या कारण मानते हैं कि परिवार बहुत टूट रहे हैं आजकल, जो नए यंग बच्चे शादी करके लंबा नहीं चल पा रहे? शिक्षक और संस्कारों की कमी है जी। मैं 72 साल का हूँ, तो मैंने तो सतयुग भी देख लिया और अब कलयुग भी देख लिया। एक तरह से मैं ये कहता हूँ भाई, सन 80 से पहले का जमाना दूसरा था, 80 से 2000 तक दूसरा है, और 2000 के बाद जो बच्चे जन्मे उनकी सोच अलग प्रकार की है। तो मैंने तो ये सारी ट्रेंड देख लिए। तो कोई जमाना था जब ये सेहरे क्यों बांधते थे, शादी में सेहरे बांधे जाते हैं ना, लड़कों को लड़कियों की कमी होती थी पुराने टाइम में, आज़ादी से पहले। तो लड़का दिखाते छोटी उम्र का, ये है जी, चलो चाहे मोल भाव में बात होगी, रुपये पैसे दे करके ब्याह जा रहा है, या पुण्य खाते में ब्याह जा रहा है, लेकिन बाद में बड़े की सेरे बांध कर ले जाते, उसके साथ अगर फेरे हो गए, बस एक बार फेरे हो गए, बस उसके लिए हो गया, फिर कोई उजर नहीं चलता था, इसलिए सेरे बांधते थे। अगर माता के दाग हैं, चाहे काला है, बुढ़ा है, कुछ भी दिखा दिया उसको और शादी उसके साथ हो जाती, और लड़की भी मान लेती थी, बस फेरे इसके साथ हुए हैं तो यही मेरा के साथ ही निभाना है, बस मेरा यही पति है। पुराने टाइम में बुजुर्ग बूढ़े वो थे, संस्कार थे, वो निभानी है। औरतें, आदमी गुस्सा में आकर के और लाठी लूठी से पीटा पाटी कर देते थे औरतों को जी, अपनी दादियों के ज़माने में। तो चोट लग गई, सिर पाड़ दिया, घर में ही कोई कपड़ा जला के उसकी राख लगा ली, कर ली, बस भी डॉक्टर तो होते भी नहीं थे, और बाहर जाएंगे तो बात फैल जाएगी, घर में ही रखनी है। अगर पीर से कोई कुदरती आ गया उसी समय और उसने पट्टी बांध रखी है, तो ये कहती थी मेरे को गाय ने मारी या भैंस ने मारी, ये नहीं बताती थी तेरी जीजा ने डांग मारी, को पता है इसी घर में रहना है। तो आज तो पहले फोन करती हैं बच्चियां भी, हाँ मेरे को तो डांटा, बस ये डांग तो दूर की बात है जी। संस्कारों में कमी है, और सब्र नहीं है। मेरी एक राजस्थानी कविता मैं इस मौके पर सुनाऊं कि बरसना है राम जी तो ढंग से बरसो, गाजन गूजन में के पड़े है। यूं ही गर्जना करके डरा कर चला जाता है, बरसता नहीं। बरसना है राम जी तो ढंग से बरसो, गाजन गूजन में के पड़े है। लोन लेना है तो बैंक से लो, महाजन मुजन में के पड़े है। पति नहीं परमेश्वर समझो लुगाइयो, साजन सूजन में के पड़े है। फ्रेंडा फ्रूंडा में की गोरी, साजन सूजन में के पड़े है। घर सू पढ़न जाने वाली छोरियां ने इतो ही कहनो है, थे दौड़ लगानी सीख लियो, बाजन गूजन में के पड़े है। ये चीज अध्यापक होते या कवि होते होने के नाते मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूँ। तो ये संस्कार नहीं दिए गए बच्चों को,
और घर से लड़की की माँ ही कह देती है दबेल नहीं रहना है, दबके नहीं रहना है, दबके तो नहीं फोन रहना। कर देना, तेरा भाई आ जाएगा, तेरा बाप ले जाएगा। जबकि पहले ये होता था भाई अब तेरे ब्याह दिया, तो तेरी किस्मत है, तेरे भाग में है, अच्छाई है बुराई है वो तेरी है, तो लड़कियां बैठी रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस समाज में और भी बड़ी कुरीतियाँ फैल रही हैं, जैसे नशा हो गया, सट्टा हो गया, ठीक है जी, इनको कैसे दूर किया जाएगा जी? आप इसके बारे में क्या नशे से सट्टा और भी ज्यादा भयंकर है जी। सट्टे में घर बहुत जल्दी बर्बाद होते हैं, एक झटके में ही घर जाता है। तो गुरु जी, ये तो गली गली आजकल दुकानें खुली पड़ी हैं और सट्टा किंग हर शहरों में पैर पसारे बैठे हैं। तो कोई भी सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या कारण क्या है? क्या इसको एक्सेप्ट कर लिया गया समाज में? पैसे को बहुत ज्यादा मुख्य रख लिया जी लोगों ने। पैसा पैसा आना चाहिए, कि समाज में नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। तो इसका मतलब सट्टा आज समाज में बुराई नहीं रही, बुराई नहीं मानते लोग। ठीक है, इसको अपने एक्सेप्ट कर जैसे लिया गया है कि एक्सेप्ट सट्टा एक, कर लिया। जिनकी ड्यूटी है इसको रोकना, हाँ जी, वही इसके अंदर शामिल हैं, तो फिर रुकेगा कैसे? ड्यूटी तो फिर पुलिस की, प्रशासन की हाँ है, फिर तो पुलिस बिल्कुल। प्रशासन वो शामिल अगर है। चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? अपने आज किसी से झगड़ा करके छुप जाएं, अपने को 2 घंटे में ढूंढ के ले आएंगे। हाँ जी। और इतने इतने बड़े अपराध करने वाले जो समाज को खत्म कर रहे हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे। नहीं, पकड़ में तो सब पता है उनको जी, पता है, तो होना ठीक चाहिए। है ना। इंटेलिजेंस ही फिर किस काम की है इनकी जी? हाँ, अपने बुद्धिजीवी लोग सिर्फ आवाज ही उठा सकते भाई हैं। आज एक आम आदमी भी फट से, आप किसी को ढूंढना है तो आप कोई भी 2 नंबर का काम करने वाला है तो आम आदमी अभी कह देगा अभी मैं दिखाता हूँ। तो आप पुलिस वालों को कहो वहाँ 2 नंबर का काम हो रहा है तो वो कहेगा चल दिखा। क्या भाई, उसको नहीं पता, हाँ भाई। ठीक है ना। काम तो आपका है, ड्यूटी आपकी है, ये बाद चीज़ है। में फिर वो आदमी को दिक्कत आती है। हाँ जी। तो ये इसको कोई सट्टे को बंद करने का क्या उपाय है गुरु जी? उपाय तो ये प्रशासनिक वैसे नहीं बंद दायित्व हो है, सकता। समाज को भी चाहिए। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका घर बर्बाद हो गया, जिनके कोठियां थी वो सट्टे में कोठियां बिक गई और बाद में किराए के मकानों में छोटे छोटे कोठड़ियों में बैठे हैं। तो उनको तो नसीहत मिल गई, और उनके पड़ोस वालों को भी मिलनी चाहिए ना यार, इनके साथ हुआ तो अपने साथ भी हो सकता हाँ, है। ये हो तो सकता है। जुआ किसी का ना हुआ, आज लालच के रूप में आपको हो सकता है थोड़ा सा चमक दिखा दे, और उसके बाद तो आखिरी रिजल्ट तो यही रहना आखिरी कि रिजल्ट तो यही रहना घर है, बर्बाद ही जुए होना का, है। सट्टे का। तो समझ आ जानी चाहिए अपने आप को, कभी ये हम्म, लॉटरियों में और सट्टे में और इन ऐसी चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। अपनी हक हलाल की कमाई है जी, हाँ जी। वही वफा करेगी, वही फलेगी फूलेगी। नशे पर आप क्या बोलना चाहोगे? भी कल जैसे चिट्टे का नशा और ये देखो बहुत चल रहा है। इससे पहले तो अच्छा फिर अफीम और पोस्त ही था जिससे लोग मरते तो नहीं थे, लेकिन ऐसे अपराध भी नहीं करते थे वो नशा खाकर या नशे के लिए। लेकिन चिट्टे के लिए तो आज ये जो चिट्टा चल रहा है तो इसके लिए तो लोग मरने मारने पर उतारू हो रखे हैं और बहुत बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं जो इसके एडिक्ट हैं, क्योंकि उनको एक बार नशा चाहिए। ऐसी बातें सुनने को आ रही है, तो इसमें आपका क्या राय है? ये जो नशा आपने नाम लिया, अफीम है, पोस्त है, बुक्की है, खसखस थी काली, ये चीज़ें जो थी ना जी, इसको खा के आदमी काम करता था। और काम करते थे, ठीक है। चिकित्सीय हिसाब किताब में भी लोग कहते हैं कि इससे खून पतला होता है, कभी उसको दौरा नहीं पड़ता था। जो अफीम अम्ल खाता है उसको दौरा नहीं हाँ जी, पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, आज हाँ भी जी। लोगों में ये धारणा है कि अगर किसी के लकवे का दौरा पड़ गया तो उसको अम्ल ले आके दे दो, अफीम ले आके दे दो, अफीम जाके वो दे एक दो, बार सही हो जाएगा। एक बार सही हो जाएगा, थके जो जम गए खून के वो खुल जाएंगे खुल जाएंगे। और खून पतला हो जाएगा। तो वो आदमी काम करता था। ये जो नशे हैं मैंने तो अब देखा नहीं कि ये चिट्टा बिट्टा जिसका नाम है, और ये कोई मेडिकेटेड मामला है। अभी एक दिन की खुराक बाद में 10-10, 15-15 हज़ार रुपये तक आ जाती है, जो बच्चू बन जाता है ना जी हाँ अच्छी तरह जी। से। और ये सुना है कि भाई एक बार जिसने खा लिया, 2 बार खा लिया, 5 बार खा लिया, उसके बाद फिर ये छूटना भी मुश्किल हो जाता है। ये सारी उम्र के लिए भूत चिमट जाता है और फिर मर कर के अब देखते हैं हम, ये 15-15, 17-17 साल के बच्चे जो हैं, होनहार पढ़ाई में होशियार बच्चे, और वो ये सिरिंज लगा ली। 1-2 की तो मैंने खुद भी जा करके बॉडी देखी, वो सिरिंज बाह में रहेगी, हाँ, बाद तो में गलत लग वो गया तो डोज बस, गलत हाँ, लगी, गलत ज़्यादा ज़्यादा खाली क्या ज़्यादा हुआ, और वो बीच में ही रह जाती है। हाँ, पड़े रहे। अब राजनीति पे बात करते हैं गुरु जी थोड़ी सी। हनुमानगढ़ की राजनीति पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। अब आगे नगर परिषद चुनाव आ रहे हैं, ठीक है जी। तो एक बीजेपी, एक कांग्रेस, इसके अलावा तीसरा धड़ा गणेश बंसल जी का बना हुआ है।
ठीक है जी। तो क्या ये शहर के लिए या अपने आवाम के लिए ये सही सिस्टम चल रहा है या इसमें कोई बदलाव आने चाहिए? देखो जी, मेरा तो मानना ये है राजनीतिक तौर पर, पार्टियों को मत देखो, आदमी देखो। आदमी देखो। रावतसर में मैंने ये ट्रेंड चलाया। पीछे 10 साल पहले जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, मैं उसी समय रिटायर हुआ था और उन्होंने मेरे को जोड़ लिया। तो हमने बड़े नए तरीके से वहाँ ये मामला चलाया था, अभियान, कि भाई अपने मोहल्ले से जाकर के आदमी लेना है मोहल्ले की पसंद का। वहाँ के लोगों से पूछो, रात को दरी बिछाओ चौक में जाके हर वार्ड में, और लोगों से पूछो कि आप बताओ किसको हम अपनी टिकट दें। बिना पार्टी एक मोर्चा बनाया हमने, तीसरा मोर्चा। उस मोर्चे की वहाँ फिर लोकल सरकार बनी और हमने बिल्कुल साधारण, कोई पुजारी है, कोई घड़ी साज है, कोई हलवाई है, कोई स्टूडेंट है, कोई गृहिणी है, इस प्रकार के लोगों को मौका मिला और वो आए और उन्होंने राज किया। तो ये ऐसा ट्रेंड रखो। पार्टियों का मामला ये लोकल स्तर पर नहीं होना चाहिए या व्यक्ति होना चाहिए। गुरु जी, आपकी किताब कोई छपी है? कितनी किताबें छपी? मेरी 21 किताबें हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी की छपी हैं। तो उनके नाम बता सकते हो? हाँ, नाम याद है तो आपको? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मैं 18-20 साल का था तब आ गई थी जागो जी गीत थे उसमें जी। फौजी वन मुंडिया देशभक्ति के गीत थे। ये 17-18 साल की उम्र में आगे थे। और अभी एक इसी साल लास्ट में आई है, वो मेरे अपने गांव का इतिहास है, मोरजंड सिख खान का, काफ़ी बड़ी किताब है। उसमें मैंने मेरे गांव का कुर्सीनामा हर घर का तैयार कर दिया और उनका इतिहास, वो कहाँ से आए थे 15 पीढ़ी पहले तक, जब वो राजपूत थे, फिर जाट बने, फिर सरदार बने, तो मैंने उनका पूरा इतिहास लगाया। ज़्यादातर मैं खुद कहानी लिख करके खुश होता हूँ। कहानियाँ की भी 4 संग्रह आ गए मेरे, एक पंजाबी का आ गया और 3 हिंदी के आ गए। और कविता में मैं राजस्थानी में ज़्यादा लिख करके पसंद करता हूँ। कॉलम भी है मेरे अखबारों में, स्थानीय अखबारों में कॉलम छपते हैं। अच्छा जी। वीकली कॉलम चलता है कोई? तेज अखबार में मेरा आता है लगे हाथ जी, दैनिक तेज में लगे हाथ नाम से हर सोमवार को छपता है और पिछले 10 साल से छप रहा है। और अखबारों में भी छपते थे, वो अखबार ही बंद हो गए। अच्छा है, इस तरह से। तो लिखने का तो जी निरंतर चलता रहता है। और मेरा शायद ही कोई रात को सोने से पहले ऐसा दिन निकले जिसमें मैंने कोई किताब पढ़ के ना छोड़ी हो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखने से ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। हम जब मैं अध्यापक था तब हमारे माटो लिखा रहता था कि एक पीरियड पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ना जरूरी है। तैयारी करके जाओगे तभी आप बच्चों को संतुष्ट कर पाओगे। इस प्रकार अपने अगर लिखना चाहते हैं तो बड़े लेखकों को पढ़िए और फिर अनुसरण करिए, लिखिए। अच्छा चलता है जी मेरा मामला। कहानियाँ कुड़ियाँ अच्छी छपती हैं। कोई आप अपनी रचना सुनाइए गुरु जी। मैं आपको ये छोटी छोटी बातें, साथ में शिक्षा है और साथ में मनोरंजन की बात है कि जमाने से आगे निकले हो। ये जो फोन वाले बच्चे हैं ना जी, मैं उनको, युवा पीढ़ी जो 20 साल के हैं, ये 2000 के बाद जन्मे हैं, जो 25 साल से छोटे हैं, उनको टारगेट करते हैं क्योंकि उनमें ये ज़्यादा विसंगतियाँ आ गई। उनको मैं कहता हूँ कि जमाने से आगे निकले हो तो पुराने रिवाजों को तोड़ दिया जाए। ये ऐसी कड़ी है कि नई के साथ पुरानी को जोड़ दिया जाए। बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो पाँव के हाथ मत लगाओ। मैं उल्टे संस्कार नहीं दे रहा। बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो पाँव के हाथ मत लगाओ, बस मोबाइल छोड़ दिया जाए। आपने अगर मोबाइल मुंदा मार दिया तो वो भी एक पाँव में हाथ लगाने में हाथ लगाने से बड़ी बात है। बुजुर्ग, आजकल के बुजुर्ग भी सियाने हो गए, वो समझ लेंगे कि छोरे ने जी बहुत जरूरी काम था, ये छोड़ दिया मेरे लिए, मेरा सम्मान कर दिया। और बुजुर्ग मान लेंगे बेटा बस बैठा रहे, इतना ही बहुत है, तेने 2 मिनट के लिए मोबाइल मुंदा मार दिया, छोड़ दिया। ये चीजें हैं जी। कईयों के लिए उल्टे सीधे काम ही पसंद है। कुनैन भी उनके लिए कलाकंद है। लड़के के फोन में 5000 फ्रेंड है, 5000 की कैपेसिटी होती है। लड़के के फोन में 5000 फ्रेंड हैं, पर बाप से बातचीत कई सालों से बंद है। बूढ़ा बाप तूड़ी वाले कोठे में सोया है, वो पानी पानी मांग रहा है, लड़का मोटरसाइकिल लेकर के किक मार रहा है गेट के सामने खड़के ही, और वो उसका स्टार्ट नहीं हो रहा, और बाप कह रहे बेटा पानी पानी, और वो अपनी माँ को कहता है सुन बूढ़े की बात, और स्टार्ट हो गया और वो चला जाता है। बाद में माँ आती है, पानी, वो पानी लेके आती है, तो बाप पूछता है अपना बेटा इतनी जल्दी में क्यों गया, कहाँ गया है? तो वो कहती है कि वो लड़कों ने मिलकर के ठंडे पानी की मीठे पानी की छबील लगाई है चौक में,
वो लेट हो रहा था, वहाँ गया है। वहाँ गया है। बाप बूढ़ा घर में प्यासा मर रहा है, उसको नहीं पानी पिलाना, बस कहीं ना कहीं ये व्यंग है, वहाँ जाना है, ये विडम्बना है। कवि इसी प्रकार से इशारा करेगा, इससे ज्यादा बात नहीं करता। बूढ़े ने दूसरे बूढ़े को फोन लगाया कि गली की नुक्कड़ तक आना, मुलाकात करेंगे, ज्यादा देर नहीं घड़ीस्यात करेंगे। ये राजस्थानी शब्द है, थोड़ी सी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं घड़ीस्यात करेंगे, फोन घर छोड़ के आना, बात करेंगे। फोन घर छोड़ के घर में 10 जी हैं तो 10 के पास फोन है, और फोन लेकर के बैठे रहते हैं। आपस के संवाद खत्म हो गए, दुख दर्द दूसरे का समझना बंद हो गया, ये फोन की वजह से। जबकि फोन बहुत अच्छी चीज है, अच्छी चीज थी, लेकिन लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल, इसका दुरुपयोग होने लग गया। दुरुपयोग हो गया जी। ये तो अथाह समुद्र है ज्ञान का, लेकिन उस तरफ नहीं गए, मिस यूज होने लग गया। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नशे से दूर रहें, ऐसी संगति को त्याग दें जो आपको नशा करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे दोस्त क्या करने? पंजाबी की कहावत है, पट पे सोना जड़ा कन्ना नू पाड़े। उस सोने का क्या करना? उसको भट्टी में फेंको जो कानों को फाड़ रहा है, वो महंगे सोने का क्या फायदा। ऐसे दोस्त क्या करने हैं? जो आपकी जीवन की धारा को उल्टे पासे लेके जाए। दोस्ती देख के करो। पढ़ाई वाले बच्चे बहुत हैं, अभी बड़ी बड़ी सर्विसों में बच्चे जा रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, ऐसों की संगति करो। और जवानी 4 दिन की है, इसमें धारा बदलती है जी। जब बच्चा 18 साल से बड़ा होता है ना, 18 साल से लेके 25-27 साल तक वो अपना सेटलमेंट हो जाता है उसका। इन्हीं नाजुक वर्षों में अगर लड़का संभल गया तो फिर वो कामयाब नागरिक बनेगा। हम लोग नागरिकों को सुनागरिक बनाने के लिए फिराक में रहते हैं। जो बुद्धिजीवी है ना, हम जैसे अध्यापक, जो बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने सब कुछ देख लिया। मेरे पढ़ाए हुए IAS भी हैं, और मेरे पढ़ाए हुए जेल में भी पड़े हैं, जो उन्होंने कत्ल कर दिए और कर दिए, यूं पड़े हैं जेलों में। मैं जाता हूँ कभी सम्मेलन में, तो सामने कोई ना कोई मिल जाता है, अरे तू यहाँ गुरु जी काको बहुत तंग कर तो जी, खेत में पानी तोड़ दें तो मैं सुलटा दियो। तो वो इस तरह से भी बैठे हैं, और सही लोग भी हो गए। तो युवाओं को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वो आपके दुश्मन नहीं है, आपको सही राय देंगे, उनका कहना मानिए। माँ के चरणों में जन्नत होता है, तो माँ के चरण छू ले, सबसे बड़ी बात। और अगर इतना भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम अपने बाप से पूछ लें कि मैं मौसी के घर जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ, जा लूँ क्या पिताजी? तो पिताजी ये थोड़ी कहेंगे कि ना जा, बस एक बताना तो है। इतने में माँ बाप आशीष देगा कि मेरा बेटा मेरे कहने में है। तो युवाओं को यही कहना है, नशे वाली संगति त्याग दो और माँ बाप का सम्मान करो, बस फिर आपकी नैया पार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी स्वागत, और आपके चैनल का स्वागत कि आपने मुझे इतना समय दिया और अपनी बातों को साझा करने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। नमस्कार। नमस्कार।